जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। आज हम कम पढ़े थोड़ा सा है, कल भी कम पढ़ा था है ना? कितनी देर पढ़ा था कल का लेक्चर? कितनी देर का था टोटल बताओ भाई? बस इतना ही है, 1.5 घंटा तकरीबन इतना, ठीक है ना? हाँ, बस जब दिल करेगा फिर ज़्यादा भी कर लिया करेंगे। ओके, 23 का नाम तो लिख के ही जाएंगे हैं। अच्छा, और नहीं अभी तो बस छोटा सा काम रह गया, ये मैं करवा लूँ, उसके बाद फिर आप होंगे और पता नहीं केड़े केड़े हब होंगे। आप कहोगे आओ तुम्हारे जिन निकालूँ, IS-40 कहोगे आओ तुम्हारे जिन निकालूँ। बस एक पॉइंट इसके अंदर IS-40 के अंदर ही डिस्कस किया हुआ है कैप्लन ने अपनी किताब के अंदर, लेकिन वो मैं कंसोलिडेशन में किया करता हूँ जिक्र। तो बहरहाल किताब पढ़ते हुए अगर दिल करे कि नहीं नहीं सर से पूछना ही पूछना है तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। बाकी कंसोलिडेशन में तो उसने आ ही जाना, बल्कि कर दूंगा बात, वो देख लेते हैं। फिलहाल छोड़ो इस गल में, फिलहाल तो IS-40 की बात कर रहा हूँ मैं। और IS-40 के अंदर एक और डिस्कशन अब आपके साथ होने लगी है कि अगर मिसाल के तौर पे देखें, ये डिसाइड करती है बात, ये नीयत, ये इंटेंशन, ये डिसाइड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप पहले अपने हेड ऑफिस के तौर पे एक प्लाज़ा आपके पास है वो यूज़ कर रहे थे, अब आपने सोचा हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं और प्लाज़े को, हेड ऑफिस को खाली किया और उसके अंदर किराए पे दे दिए दफातर और दुकानें। तो अब आपने चेंज कर लिया है यूज़ को। क्या है जी ये क्या है? चेंज इन यूज़। क्या है ये? चेंज इन यूज़। चेंज इन यूज़ आपके पास दो ही हैं, ठीक है जी। नंबर 1 मैं मसलन बता रहा हूँ यहाँ पे कि पहले आपका हेड ऑफिस था, मतलब आपका PPE था, ठीक है? तो PPE IS-16 वाला आपके पास था, आपने उसको खाली किया हेड ऑफिस को और उसको किराए पे चढ़ा दिया। नाउ दिस इज़ फॉर रेंटल्स। तो ये क्या बन गया? अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना तो आपने ख़रीदी है ना ही PPE आपने बेचा है, लेकिन यूज़ में चूँकि चेंज आ गया तो आपको क्लासिफिकेशन इसकी चेंज करनी पड़ेगी, इसको एंट्री से ही आपको सही करना पड़ेगा। ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपका कराची में हेड ऑफिस था, पहले 2 प्लाजे थे आपके पास, एक कराची में तो एक लाहौर में था। पहले आपका हेड ऑफिस कराची में था और यहाँ पे आपने जो प्लाजा लाहौर वाला था उसको किराए पे दिया हुआ था। आपने सोचा अपना हेड ऑफिस लाहौर मूव कर लेते हैं, कराची वाले को रेंट पे कर देते हैं, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे आप लाहौर में आने का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो अब आप कहीं और किराए पे रहने की बजाय किसको प्रेफर करते हैं कि जी हम अपने ही बिल्डिंग को यूज़ करेंगे? तो आप नोटिस दे देते हैं अपने किराएदारों को कि भाईजान आप हमारा प्लाज़ा खाली कर लें, ठीक है? तो फिर अब जब हमने आकर उसको ऑक्यूपाई कर लेना है, इसको IS-40 क्या कहते हैं? ओनर ऑक्यूपाइड, जो खुद यूज़ कर रहा हो, ठीक है? तो पहले क्या चीज़ थी? पहले एक IS-40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वहाँ से आपको क्या आ रहे थे? रेंटल्स। ये प्रॉपर्टी जब ओनर ऑक्यूपाइड बन जाएगी, यानी कि IS-40 जब आपकी ओनर ऑक्यूपाइड बन जाएगी, मतलब बिजनेस के इस्तेमाल में। ओनर ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? ओनर कौन है? बिजनेस है ना, ओनर तो बिजनेस है। ओनर ने खुद ऑक्यूपाई कर ली, मतलब बिजनेस के यूज में ले आया, किसी भी तरह से खुद कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है। अगर मिसाल के तौर पे एज रेंट फ्री अकोमोडेशन अपनी हेड ऑफिस की बिल्डिंग बना ली है, अपनी फैक्ट्री लगा ली है, अपना शोरूम बना लिया है, कुछ भी ऐसा जो बिजनेस से रिलेट कर रहा है, ओनर यानी कंपनी ने उसको खुद ऑक्यूपाई कर लिया है, किराए पे किसी को नहीं दिया। इवन एक बारीकी आपको कभी MCQs में नजर आ सकती है कि वो यूं लिख दे कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन ये बिल्डिंग दे दी है, या उनसे आप जो है वो थोड़ा सा रेंट ले भी रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका PPE है, क्योंकि आपके बिजनेस के मुलाजिम है, आपने उनको किराए पे दिया हुआ है, तो थोड़े बहुत पैसे भी उनसे ले लेते हैं, तो वो बस आपके एक्सपेंसेस को ही नेट कर देगा या अदर इनकम बना भी ले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर भी नहीं। तो खैर अभी IS-40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी और आपने किसी भी तरह से उसको ओनर ऑक्यूपाइड बना लिया, यानी आपने उसको इस्तेमाल शुरू कर दिया, बिजनेस के यूज़ में ले आए हैं, तो अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, IS-16 में ले जाना पड़ेगा।
बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है भाई। अगर आपकी प्रॉपर्टी पहले पीपीई थी, अगर अब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले आए हैं, तो ऐसी सूरत में आपने क्या एंट्री पास करनी है, बताओ क्या एंट्री पास करोगे आप? आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया है, इसको पीपीई से निकाला है इसको, तो आपकी सिंपल सी एंट्री है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपीई क्रेडिट। हाँ जी, बहुत कोई बड़ी रॉकेट साइंस थी? है भी नहीं, है भी नहीं। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, या दूसरी सिचुएशन क्या है जी? अगर दूसरी सिचुएशन बने तो उसमें आप कुछ इस तरह से एंट्री करेंगे कि जी पहले एक चीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब हमने उसका यूज़ चेंज किया है, अब वो हमारी IS 16 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन गई है, तो भाई उसकी रिक्लासीफाई कर लें, उसको उसकी एंट्री कर लें पीपीई डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। तो ये इतना सिंपल है तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है यार? इतना ही सिंपल है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे जी। मैं उस तरफ आता हूँ। देखें जी, अब बात पता है क्या है? बात ये है कि ये मसला कोई नहीं है कि आप एंट्री आपको नहीं समझ आएगी, तो सिंपल सी बात है। मसला ये है कि जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करें तो किस अमाउंट से करें, या जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करना है तो किस अमाउंट से करना है। क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अब ये कि चेंज इन यूज है, एंट्री तो मुश्किल नहीं है। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि आप ने ये डिसाइड करना है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी में गए हैं या पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आए हैं, तो आप किस वैल्यू के ऊपर ये एंट्री करें, किस वैल्यू से एंट्री करें। तो उसका जवाब है, IS 40 पहले पढ़ा तो नहीं हुआ? अच्छा, शुक्र है शुक्र है, मैं क्या नहीं तो हमें जी। तो उसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? बताओ क्या है? गलत बता दो। वो तुम चुप, मैंने पढ़ा हुआ है जी। फेयर वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे? कब फेयर वैल्यू पे, कब बुक वैल्यू पे? बस ये इत्तेफाक से ही आपने स्टैंडर्ड ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना, कॉमन सेंस भी यूज कर ले तो बंदा पहुंच जाता है। भाई देखो, ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? चेंज इन यूज में, यानी ट्रांसफर। चेंज इन यूज है तो क्या करेंगे आप? ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर आपने किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पीपीई से, या पीपीई से, वो बात दोबारा एक जैसी होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई में या पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करते हैं। तो ये ट्रांसफर की वैल्यू क्या हो, ट्रांसफर वैल्यू क्या हो, ट्रांसफर की अमाउंट क्या हो, किस अमाउंट पे, किस वैल्यू पे आपने ये ट्रांसफर की एंट्री करनी है, ये मेरा आपसे सवाल है। तो भाई इसका जवाब है ये वाली बात कि ट्रांसफर वैल्यू क्या होगी, ये डिसाइड होगी आपकी मॉडल की बेस पे कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। कहां पे? मॉडल यूज्ड इन, ये डिसाइड होगा जी मॉडल यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बेस पर। यानी इतना ही सिंपल है यार, बस बात बतानी थी आपको। आपको पता नहीं था कि आपको पता है, बस आपको बताया है कि आपको पता है। इतनी सारी गल कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे थे, कॉस्ट मॉडल, तो मिसाल के तौर पे 2011 के एंड पे आपका एसेट नजर आ रहा था 66 पे, 2012 में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो किस पे करोगे? इसी 66 पे, मतलब कैरिंग वैल्यू पर, कैरिंग अमाउंट पर, बुक वैल्यू पर आपने ट्रांसफर देना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से बाहर निकालना है पीपीई में। और अगर पीपीई में पड़ा था, वहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आया है, तो अब मॉडल कहां पे देखना है? नहीं, मॉडल कहां पे देखना है? हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही देखना है। हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर कॉस्ट मॉडल पे है, तो हमने जो बुक वैल्यू उसके पास पड़ी होगी, चाहे वो कॉस्ट लेस डेप्शन होकर निकली हुई है, चाहे वो कोई रिवैल्यूएशन पहले हो गई थी तो उसके बाद की बुक वैल्यू निकली हुई है, हमें बुक वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, तो जी ट्रांसफर, ऑल ट्रांसफर्स
shall be made at book value at the will be made at the book value of investment of the asset, the book value of asset on date of transfer. लेकिन ये मॉडल कहाँ पर खड़े होकर देखना है? बोलो, IS 40 के अंदर। यानी देखो, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से बाहर फेंक रहे हो कोई चीज PPE में, और आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यूज कर रहे हो कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल। तो फिर तो आसान है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो बुक वैल्यू आ रही होगी आप उसी के ऊपर उसको क्रेडिट करके PPE को दे दोगे। PPE के लिए ये डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी और वो उस वैल्यू को आगे रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करता रहेगा। सिंपल, ठीक है। और अगर आपने PPE से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एसेट को ट्रांसफर करना है तो अगेन PPE को नहीं देखना, देखना किसको है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपने ट्रांसफर इन कैरिंग वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे करना है। अब वो बुक वैल्यू कौन देगा आपको? IS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देगा। वो कॉस्ट मॉडल वहां पे लगा होगा तो कॉस्टलेस अक्यूमुलेटेड एडिशन के ऊपर नजर आ रहा होगा। वहां रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो वो रीवैल्यूड अमाउंट माइनस अक्यूमुलेटेड एडिशन में नजर आ रहा होगा। आपको बुक वैल्यू ही चाहिए। वो जब इधर आएगी वो जो भी बुक वैल्यू होगी वो उस दिन से ऑनवर्ड इसके लिए कॉस्ट बन जाएगी और रिमेनिंग लाइफ पे इसको डेप्रिशिएट करता रहेगा। गॉट इट? ये समझ आई है बात? नहीं समझ आई? सवाल कर लेंगे तो आ जाएगी, लेकिन कैरिंग वैल्यू वाला नहीं, मेरे पास फेयर वैल्यू वाला है। चलो कैरिंग वैल्यू वाला को आ जाएगा MCQ में। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा PPE में तो जब रीवैल्यूएशन जब कभी हुई होगी पुरानी रीवैल्यूएशन, उसके बाद डेप्शन भी तो होती रही होगी ना। तो रीवैल्यूड एसेट भी तो डेप्शन होता है PPE के अंदर, तो वो रीवैल्यूएशन के बाद उसकी बुक वैल्यू ही होती है। अब आपको रीवैल्यूएशन करके उसी दिन ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर इत्तेफाक की बात है, वो फिर सरप्लस रिकॉर्ड करके दे देगा इसको। ठीक है, सही है। वो देखते हैं अभी, वो देखते हैं अभी देखते हैं। नहीं वो देखते हैं अभी, जरा बात यहाँ तक रोकें जरा, ठीक है। कि अगर मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट है तो ट्रांसफर इन या आउट बुक वैल्यू पे करना है, दैट्स इट। अब वो बुक वैल्यू जैसे भी निकालें वो आपका मसला है, भी बात फैलाए ना। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो आउट करते हुए भी फेयर वैल्यू पर करना है, इन करते हुए भी फेयर वैल्यू पर करना है। अब यहाँ पर आप वाला सवाल आएगा, लेकिन ये सवाल में ही जाकर देखते हैं, ठीक है। तो आपने ट्रांसफर आउट करना है तो जो उस दिन की फेयर वैल्यू होगी उस पर उठाकर लाओगे, तो जो गेन लॉस होगा वो कहाँ ले जाओगे? PNL में, और फिर ट्रांसफर आउट कर दोगे। और अगर ला रहे हो PPE से इधर तो उसके पास अपना रीवैल्यूएशन मॉडल है। फेयर वैल्यू मॉडल उसका कौन सा है? तो वो अपने रीवैल्यूएशन मॉडल को लगा के उसको फेयर वैल्यू पे लाएगा, ट्रांसफर कर देगा, और सरप्लस उसका वहीं पर पड़ा रहेगा। उसका कुछ नहीं करना जब तक डिस्पोजल ना हो। वो एग्जाम्पल मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर अभी कहानी तो पूरी कर लेना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर यूज हो रहा है फेयर वैल्यू मॉडल, तो सारी बात क्या है? मॉडल यूज्ड इन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी और को नहीं देखने लग जाना। हमने देखना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है तो ऑल ट्रांसफर्स shall be made at the fair value of asset on the date of transfer। अब यहां पे थोड़ा सा मसला आना है। वो मसला क्या आना है? वो मसला ये आना है कि अगर आप, वो तो सिंपल हो गया ना पिछला, इसमें क्या मसला आना है? इसमें मसला ये आना है कि अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE में फेंका है
तो उठाकर ले जाओगे डेट ऑफ ट्रांसफर पर, इसको किस पे बोलो? फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो जब ट्रांसफर करोगे तो इसको किस पर उठा के ले जाना है? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी पड़ी थी, इसको जब फेयर वैल्यू पर उठाकर ले जाओगे तो जो भी गेन या लॉस होगा, जो गेन लॉस होगा उसको कहाँ ले जाओगे? गेन लॉस शैल बी टेकन टू फिर सोच लो, शैल बी टेकन टू P&L बेटा, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी हुई है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही। ये प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी हुई है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर तो जो गेन लॉस आना है उसने कहाँ जाना है? P&L में। सुकून मारो। PPE में कर रहे हैं ना, वो उसके पास जब जाएगा तो फिर उसके रूल्स लगेंगे। अभी तो यहाँ पड़ा है, गॉट इट और नॉट इट, थोड़ा थोड़ा गॉट इट, कोई बात नहीं। IS-23 आज नहीं कर रहे, पहले तो रिलैक्स हो जाओ, अब इसको ध्यान से समझो, ठीक है? बोझ नहीं डालना अपने ऊपर, ठीक है? हैंड आउट वापस ले लो इनसे, वापस ले लो इनसे हैंड आउट। डॉलर डालने हैं मैंने रुपीस पे। अच्छा, वो मैंने इसलिए कहा अगले का बोझ पड़ा हो ना तो नहीं, आराम सुकून से समझो, कोई बात नहीं। अच्छा, हो सकता है मैं नाम नूम लिख दूं, सवाल कराए बगैर गपशप थोड़ी सी लगा दूं, नाम तो लिख देंगे ना, अच्छा नहीं ना लगता? नाम तो ले लेना कम से कम। इसका 1 दिन का काम है, 2 दिन भी नहीं लगने, ठीक है? हाँ, और गवर्नमेंट ग्रांट पे 2 लग जाए, मतलब मिला जुला के। अब आज क्या है? जुमेरात है, जुम्मा हफ्ता, मुझे लगता है मंडे तक ये चैप्टर पूरा हो ही जाएगा। अब ये ज़रा कीमती चैप्टर है, वैसे तो आपका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप उसको कम कीमती कहें, उसने पूछ लेना है हर एक चीज़ को, छोड़ता कुछ नहीं आपके एग्जाम में। बड़ा तेज़ है, बड़ा अंग्रेज़ है। तो PPE में कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, आप उसको उठाकर लाए हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अब आपने रूल लगाया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को देखा कि उसमें कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, वो फेयर वैल्यू था, तो फिर ये ट्रांसफ़र किस पर होनी है? फेयर वैल्यू पे। लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी इस वक्त कहाँ पड़ी हुई है? अब PPE के फेयर वैल्यू मॉडल का नाम क्या है? तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे जब ये रीवैल्यू करेगा तो गेन या लॉस PPE कहाँ पर लेके जाया करता है? गेन को लेके जाता है, गेन हुआ तो कहाँ जाएगा? OCI में। और अगर लॉस हुआ तो वो कहाँ जाएगा? तो ये ज़रा सा मसला है, तो मैं यूँ लिख देता हूँ, गेन, एनी गेन, बल्कि यूँ ही लिख देता हूँ, अगर गेन हुआ यहाँ पे तो क्या होता है? गेन भी कहाँ जाएगा? यूँ लिखता हूँ, गेन भी कहाँ जाएगा? अगर कोई गेन आता है, फेयर वैल्यू गेन है, वो कहाँ जाएगा? P&L में। लॉस आएगा तो वो कहाँ जाएगा? P&L में। मसला समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें गेन लॉस वैसे ही क्या रूल है? P&L में जाते हैं। तो यहाँ से गेन लॉस P&L में फेंको और अब दे दो PPE को। अब PPE जाने उसका काम, हो सकता है आगे जाके PPE में फेयर वैल्यू मॉडल ही ना हो, कॉस्ट मॉडल हो, तो कोई मसला नहीं, ये फेयर वैल्यू उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी, डेप्सिट करी जाएगा। और अगर यहां से ट्रांसफर आउट किया तो PPE में रीवैल्यूएशन मॉडल था, तो ठीक है, वो अब अपनी फेयर वैल्यू ये एंड पे निकालेगा और वो अपना काम करता रहेगा वहां पे। वो तो बात की बात। हम तो इस वक्त IS-40 पढ़ रहे हैं बेटा, IS-40 में लाना है तो फेयर वैल्यू पर लाकर इधर ले आओ। अब ये जिस दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन हो जाएगा, गेन लॉस तो उसने OCI में डालना है ना, गेन उसने कहां डालना है? OCI में, और वहां से इक्विटी में रख देगा और वो बेचारा पड़ा रहेगा। इंक्रीमेंटल डेप्शन वैसे कोई नहीं होती क्योंकि एसेट ही वहां नहीं बचा, वो तो इधर आ गया, ठीक है? एसेट तो इधर आ गया। हाँ, अगर लॉस होगा तो ये लॉस, अगर कोई पहले प्रीवियसली कोई गेन नहीं पड़ा था जिसको रिवर्स कर रहे हैं, तो ये लॉस कहाँ चला जाएगा? ये तो P&L में ही जाता। थोड़ी थोड़ी बात समझ आना शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी बात बाकी आ जाएगी इंशाल्लाह, भी सवाल तो करना ही है, ठीक है? तो ये मैंने थोड़ी सी आपके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी मैं इसके सैकड़ों जवाब देने के लिए तैयार हूँ आपको, पर फिलहाल ये थोड़ी सी बात ज़रा दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिश करें कि चेंज इन यूज़ से आपको करना पड़ता है ट्रांसफ़र। अगर ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र की वैल्यू कोई होनी चाहिए कि किस अमाउंट पे करें। तो भाई उसके लिए डिसीजन लेना है आपने ये देखकर कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल है तो ट्रांसफ़र इन करना है या आउट करना है? बुक वैल्यू पे। अब जब बुक वैल्यू आ गई तो इसके लिए कॉस्ट है और आगे डेफिसिट ये शुरू कर देगा रिमेनिंग लाइफ पे, और अगर यहां से चली गई तो अगले के लिए कॉस्ट है, आगे वो जाने, उसका काम जाने उसने क्या करना है, मैंने बता भी नहीं रहा। वो भी कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकता है, रिवैल्यूएशन भी यूज कर सकता है, उसकी बात छोड़ो, मैं IS-40 पढ़ा रहा हूं। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज हुआ है तो क्या करना है? तो कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। आ गई
बुक वैल्यू, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए क्या बन गई, कॉस्ट। आगे वो कॉस्ट मॉडल पे यह डेप्रिशिएट करी जाएगा रिमेनिंग लाइफ पे। यहां से चली गई तो इससे तो गई ना, अगले के लिए कॉस्ट बन जाएगा, वो जाने उसका काम, वो जो सा मर्जी मॉडल लगाए उसके बाद, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, वो दोनों लगा सकता है अपनी जगह पे। अच्छा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है तो ट्रांसफर इन हो या आउट हो, फेयर वैल्यू पर होनी। अब अगर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई में गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो चाहे गेन आए चाहे लॉस आए, कहां जाएगा, पीएनएल में। और ये प्रॉपर्टी आ गई फेयर वैल्यू पे, यहां से चली गई अगले के पास, अगले के लिए फिर क्या है, कॉस्ट। अब उसने आगे फैसला करना है उसका कौन सा मॉडल है, वो कॉस्ट पे चलाई जाए, वो रिवैल्यूएशन पे चलाए, उसका मसला, ठीक है। और अगर पीपीई से इधर आई है तो हमारा रूल इस वक्त क्या कह रहा है कि मॉडल क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू पर प्रॉपर्टी को लाएं। तो हम कहेंगे ओ IAS 16 तुम्हारे पास भी तुम्हारा फेयर वैल्यू मॉडल है, लाओ इसको फेयर वैल्यू पर, तब हमें दो। तो ये जब फेयर वैल्यू पे लाएगा तो गेन आने पर OCI में लेके जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, लॉस आए तो पीएनएल में। लेकिन ये तो उसका मसला है, पीपी IAS 16 पढ़ के आए हैं, वो ट्रीटमेंट वहां करने के बाद जो फेयर वैल्यू पे आ गया उसके बाद उसको वहां से क्रेडिट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को दे दिया। अब ये इसके लिए क्या है, कॉस्ट। अब ये आगे फेयर वैल्यू मॉडल लगाएगा तो ये एंड पे फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस को पीएनएल में लेके जाता रहेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आ गया, ठीक है। अब जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, कुछ मीठा हो जाए है? कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ये समझ आया है। फोटो लेनी है तो ले ली, वो फोटो ले लेना, उसके बाद फिर बस फोटो ही रखना है ना। फिर उसके बाद हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया, अल्लाह ना करे हैं, तो फिर सारा ACCA भी उड़ गया। ऐसे ही करोगे ना कि नोट करोगे जाते साथ, नोट करना है, क्योंकि नोट असल में इसलिए नहीं करवाना होता क्योंकि आपसे कोई जो है वो डोंकी वर्क करवाना है। नोट इसलिए कह रहा हूँ कर लिया करो क्योंकि एक बार हाथ से गुजर जाए तो फिर आपके दिमाग में बैठ भी जाता है, ठीक है, तो फिर वो याद रह जाएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो बस ठीक है। फिर अब चाहे MCQ पूछे, चाहे आपसे वो बड़े सवालों के अंदर इसकी एडजस्टमेंट पूछे, आपको परवाह नहीं है, आन दो मियाँ साहब, जान दो तो साड़ी वारी। चले आप क्वेश्चन लो जी, ये टोटल 5 सवाल करने हैं, बेसिकली 4, मतलब 4 एंट्रीज करनी है। मेरा दिल नहीं कर रहा उसको मिटाने का, वो एक पिक्चर पूरी चाहिए ताकि कल वो ऐसे करके पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो बच्चों को रिवीजन फिर हो जाएगी, ठीक है ना। मैं ये सवाल यहाँ कर देता हूँ, तो ट्रांसफर ये अरे भाई चेंज इन यूज, आपने इधर आ जाओ, टकरे ना मारो उसके साथ, टकरे ना मारो उसके साथ, तमीज़ के साथ इधर आओ। एक तो समझते नहीं है, ये डांटना पड़ता है इनको, है ना। आप तो समझदार लोग, अच्छे बच्चे। चलें जी, रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ SL फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019। SL इज इन रियल एस्टेट बिजनेस। अच्छा, ऐसे प्रॉपर्टी के ना नहीं बदले, मैं तो रुपीज़ डॉलर कर लिया, चलो मैंने माफ़ कर देना, ठीक है। ये वहाँ पे भी गुलबर्ग, फैसल टाउन, बाहर अमेरिका में भी वजीरिस्तान होगा, ट्रंप वहीं से ही है ना, कहते हैं, है ना, वहाँ का कराची भी होगा कोई, चले। तो SL इज इन रियल एस्टेट बिजनेस, इट एक्वायर्स या कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर रीसेल भी करते हैं, फॉर लीजिंग यानी रेंटल्स टू अदर्स, एंड फॉर बिजनेस यूज, यानी तीनों ही इस्तेमाल इनके हैं। इट हैज सेवरल प्रॉपर्टीज, डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलोज। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, खुद ही कह रहा है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ $1 मिलियन ऑन यकम जनवरी 19, ठीक है, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। कहता है एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारी किताबों में जनरल एंट्री उसने मांगी है, लेकिन मैं तो पता है आपको वर्किंग कर लेता हूँ ज़रा, भी पहला दिन है जी और आखिरी दिन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो ज़रा खुली डुली बातें हो जाए, अच्छा होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी है, वो कह रहा है 1 जनवरी 2019 पर ये है, इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू है जो कि बेसिकली फेयर वैल्यू, ब्रॉड डाउन क्या है 1000, ये
डॉलर्स में 1000 में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1000 इसकी क्या है जी, ओपनिंग बुक वैल्यू है, बेसिकली फेयर वैल्यू पर ही पड़ा है ना, तो इसकी बुक वैल्यू क्या है जो बुक्स में नजर आ रहा है, कितने पे, 1000 पे। ये उसने कहा है मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, नाम है इसका टोट बटोट नहीं, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, गुलबर्ग प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम लिख जरा ताकि पहचान रहे, 2-3 है ना। अच्छा, अब मॉडल फेयर वैल्यू है, ये कैसे पता लगा? वो कहता है एसएल यूज करता है फेयर वैल्यू मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल पीपीई। ये जान के मैंने कॉस्ट मॉडल लिखा है ताकि ये याद करवा सकूं, इवन वो कॉस्ट मॉडल पे भी हो पीपीई में, वहां से वो इधर भेजने लगा कोई चीज और यहाँ फेयर वैल्यू मॉडल हुआ तो वो उससे फेयर वैल्यू पे करवाएंगे हम, इसलिए मैंने जान के ये इस तरह से रखा है सिचुएशन को, ठीक है, सही है। तो बहरहाल फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज करते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल। इसका मतलब कोई ट्रांसफर इन आउट अल्लाह ना करे अगर हुआ तो किस पे होगा, फेयर। ऑन 30 जून 19 साल के एंड दरमियान में इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। अच्छा, अब ये डिसाइडेड ना कमजोर बात है, मैं कह रहा हूं बस यूं लिखा हुआ है, इसमें एक और छोटी डिस्कशन भी है कि सिर्फ डिसीजन नहीं, उसके कोई अमली इकदाम भी नजर आने चाहिए, ठीक है। अमली इकदाम यही होते हैं कि आप मिसाल के तौर पे किराएदारों को खाली करके अपने ऑफिस को शिफ्ट करने लग गए हैं, या आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया उसके अपने हिसाब से, कुछ ऐसा काम होता है। तो फिलहाल छोड़ो, बस डिसाइडेड मतलब बस फाइनलाइज है, बस ये फिलहाल बस ट्रांसफ़र करो आप, ठीक है, डिसीजन हो गया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। एनीवेज 30 जून पे बिल्डिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये तो क्या करना पड़ेगा अब हमें, पहले ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब डिसाइड किया कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए रखना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई में लाना है। बोलो, लाना नहीं मतलब ले जाना है, फेंक देना है। अभी आज हम IS 40 पढ़ रहे हैं ना, तो हम तो यूँ कहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ले जाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले आओ। और अगर हम IS 16 पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ले आओ, ऐसे ही है ना। आज हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी घर के अफराद है ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ले जाओ पीपीई में, ठीक है। अब कहता है इस दिन 30 जून पर फेयर वैल्यू वॉज 1200। तो आगे ना पढ़ो, अब मुझे बताओ ये 1000 से किस पे लेके जानी है हमने, 1200 पे, तो 200 से क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यूं ना करो, बल्कि आर्जी तौर पे मैं कहता हूँ चलो यूं कर लो, आर्जी तौर पे कर रहा हूँ कि 30 जून 19 पर आप यहाँ पर इसको कैरी डाउन लिखो, इसका 1200। ये मैंने वैसे किया, वैसे करने की जरूरत नहीं है, ये स्किप कर सकते थे आप, लेकिन मैंने कहा चलो ज़रा। अब ये प्रॉपर्टी किस पे आ गई, ये मैं अगर यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे एक मिनट के लिए ट्रांसफर से पहले मैंने, हालांकि ऐसा करना नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे 200 का गेन, लेकिन मैंने जरा ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जनाब 200 रुपये से क्या हो गया, ये PNL के अंदर आपका बैलेंसिंग चला गया, ये गेन है, गेन। अब ये प्रॉपर्टी आपकी 30 जून 19 पर किस पे उठाकर ले आए आप, ये मैंने जानबूझ के ऐसे किया, ऐसे करते थोड़े ही हैं। और बोलो 1200 उधर कैरी डाउन, उधर ब्रॉड डाउन। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो आप ये गायब कर देते यहाँ से, बस 200 से ऐड हो गया तो 1200 पे आ गया ना। लेकिन ज़रा मैंने कहा थोड़ा सा मैं ये याद कराऊं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठा के लाए हम फेयर वैल्यू पे, अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र आउट। अब ट्रांसफ़र आउट करना है तो 1200 रुपया यहाँ से क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्या कर देंगे, और यहाँ से इसको डेबिट कहाँ कर देंगे। अच्छा, अब एक और वर्किंग मैंने ओपन की, मैं वर्किंग उस नहज पर उस शक्ल पे बना रहा हूँ जिस शक्ल पे आपको सिखाई हुई है। आज मैंने आपको पहली बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाया, ऐसा ही है। तो मैंने उसके बारे में क्या कह दिया आपको कि जब कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आए फेयर वैल्यू पे तो लेजर बना लेना। उसकी वजह ये नहीं कि आप लेजर बगैर बना नहीं सकते थे, उसकी वजह जरा आपको याद रह जाता है, अच्छा हाँ इसमें ये करते थे। बिल्कुल ऐसे ही मैंने पीपीई की ये वर्किंग डे 1 से आपको बनवाई है। तो अब जैसे ही पीपीई का जिक्र आया, ये देखो जरा 30 जून 2019 पर मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट नहीं, हाँ है तो कॉस्ट ही, लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट ना, ये ट्रांसफर इन हुआ है, ट्रांसफर इन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इसकी एंट्री बनेगी 1200 रुपए से पीपीई डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, 1000 से नहीं करना। अब ये पहले केस के अंदर क्या जर्नल एंट्रीज हुई, मेरी पहली इस एडजस्टमेंट के अंदर जर्नल एंट्रीज क्या बनी, पहली जर्नल एंट्री बनी
कि 30 जून 2019 पर 30 जून 2019 पर उठाकर लाओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे। हमने कहा जी ये लें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीएनएल में फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। 200 से ये गेन बुक किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी उठकर आ गई 1200 पे। अब इसको इसी दिन हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर आउट कर दिया, पीपीई में फेंक दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकालकर, और ये 1200। ये बात समझ आई? अब ये बीच में जो मैंने किया इसकी समझ आती है कि ये क्लोजिंग लिखकर ये निकालकर फिर इसको क्लोजिंग को दोबारा इधर लिखा है, तो आपको समझाने के लिए किया। समझ आ रही है? तुम रहने दो, तुम्हें समझाने की, तुम्हें समझ आ रही? ठीक है, अच्छा ठीक है। बैठा था, मैंने कहा उसका तो पर्चा पास है, उसको रहने दो, ठीक है। अच्छा अब जी ये 1200 यहां से निकल के कहाँ गया? पीपी में लिखना तो है ना आगे। तो ये 1200 ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हो गया क्रेडिट और पीपीई में जाकर हो गया डेबिट, ठीक है। 30 जून 19 पर ये आपने काम कर दिया, कर दिखाया वो काम आपने जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया था ना। तो बहुत सारे काम जिंदगी में पहली बार आप करते हैं, ये लें। अब यहाँ पे क्या बचा है जी, क्या बचा है? कख नहीं बचा। कख समझते हैं? कख, स्वा नहीं बची। पंजाबी आती है तुम्हें पठान? मैं सिखाऊंगा तुमने पश्तो सिखानी नहीं, सिखाओगे पश्तो मुझे? यही तो तुम लोगों का मसला है। कभी मैंने तुम लोगों को कहा है क्लास से पहले तुम लोगों को अकाउंटिंग समझ ही नहीं आएगी। मैं अगर पहले दिन तुम्हें कह दूं ना कि तुम्हें अकाउंटिंग समझ ही नहीं आएगी, तुम लोगों को आधी समझ नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है, मैं क्लासेस लेने के लिए भी तैयार हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले दिन ही तुम लोग कह देते हो सारे पठान तुम्हें पश्तो समझ नहीं आएगी, ये क्या बात हुई? मैंने पहले दिन तुम्हें कहा था कि तुम्हें अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। मैं पहले दिन कह दूं आधी समझ आएगी आधी नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये कहता हूं तुम्हें समझ आएगी, तो तुम्हें आधी समझ तो उस दिन आ जाती है। कैसे लोग हो यार तुम? क्या इरादा है फिर वही बात, आई हेट यू। ओके, पंजाबी समझ आती है? पंजाबी समझ आती है? पंजाबी समझ आती है? नहीं कोई नहीं, हम नहीं सिखाएंगे तुम्हें नहीं आ सकती। तो तुम्हें समझ आ गई तो हम सराइकी बोलने लग जाएंगे। अच्छा जी, लो मेरे बच्चों, 30 जून पे ये ट्रांसफर आउट हो गया। मैं क्या जरा थोड़ा जा साह कट लीए, बच्चों का साह निकल ही ना जाए। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकलकर ये चला गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब खाली है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसे खाली है जैसे आपका ऊपर का खाना खाली है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रॉपर्टी जा चुकी है पीपीई में। वो क्या कह रहा है, फॉर द ईयर 19 ये एंट्रीज करो। तो हमने कहा अच्छा यार अब एक मसला हो गया है, अब ये प्रॉपर्टी आ गई है पीपीई में। अब पीपीई में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? कॉस्ट। तो अब ये क्या करेगा, ये 1200 इसके लिए कॉस्ट है, इसको डेप्सिट करेगा रिमेनिंग लाइफ पे। लेकिन ध्यान ये करना कि रिमेनिंग लाइफ उसने 10 साल बताई थी, लेकिन मेरे चंद मई यकम जनवरी 19 पे बताई थी। 30 जून 19 पे 6 मंथ्स गुजर चुके हैं। इसलिए बराए करम वाओ मेहरबानी जरा ध्यान करिएगा, रिमेनिंग लाइफ 30 जून 19 पे खड़े होकर आपने निकालनी है, और वो है 10 माइनस 6 महीने 9.5 साल लाइफ होगी, ठीक है। तो अब 31 दिसंबर आया, ये ना लिखो करो, पहले मैंने कहा ये ना लिखा करो, ठीक है। अब देखो दोबारा वही आगे 16 शुरू हो गया, ये नहीं जान छड़दा, ये आलू फिर आ गया। ऐस सब्जी च भी पता है ना, पाकिस्तान में हर सब्जी में आलू डाल देते हैं, गोश्त में आलू, सब्जी में आलू, दाल में आलू, हर जगह आलू। तो हॉस्टल में आलू है, तो आइए 16 भी वही आलू है, इसने हर जगह पे फिट होना होता है। तो 1200 डिवाइड बाय 9.5। लेकिन बेटा 9.5 का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने की डेप्सिट निकली है, ये 9.5 ईयर्स से आपने डिवाइड किया है, तो ये पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन है। 6/12 आपको करना पड़ेगा जी। Got it? Tell me the figure जी। 63 की डेप्रिसिएशन है। तो ये जनाब हमने एंट्री पास की 31 दिसंबर 19 पर आकर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। लो जी, कहानी खत्म हो गई, कहानी तब्दील हो गई, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ये पीपीई की ही है एक्यूमुलेशन, ठीक है। पीपीई की कितना? 63।
ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुनो। अगर मिसाल के तौर पे ये अब देखो ना, एक बात है ज़बानी आपको बताई थी, लेकिन जाहिर सी बात है मुंशी लोग हो आप, आपको ज़्यादा समझ ऐसे फिगर से ही आती है, क्या करें। ठीक है, मुंशी लोग हो ना, मैं फाजिल मुंशी। अच्छा जी, देखें जी, अब अगर मिसाल के तौर पे ये 31 दिसंबर 19 पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो 31 दिसंबर 19 पर बुक वैल्यू क्या नजर आ रही होगी आपके एसेट की? बुक वैल्यू 1100। अच्छा, 1137। अब मेरे बच्चों, अगर मिसाल के तौर पे IS 16 में भी ये फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहा होता ना, IS 16 में फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहा होता, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखता, सरप्लस लेता, और आपको गेन आता तो उससे में जाता, लॉस होता तो PNL में। अगले रूल्स इस दिन के बाद अब IS 16 के चल रहे हैं। IS 40 की जाने भला ट्रांसफर आउट कर दिया उसने इसकी तरफ, IS 40 की तरफ से, तो ये जाए भाड़ में जाए, इसको से सही है। अच्छा चलो, तो इसको यहां पे कर देते हैं किलोज। ठीक है, अब आप, मुझे पता है आपको शैतान बहकाएगा कि उस्ताद को कहो एक्सट्रैक्ट्स बनाए इस एडजस्टमेंट के, है ना। शैतान आपको बहकाएगा, बेकार है ना, मुझे बेकार है कि इनको एक्सट्रैक्ट्स बनाए बगैर ना जाने देना आज, वरना इनको सही समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो PNL के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं मैं। 31 दिसंबर 2019 मेरा साल है फॉर द ईयर एंडेड, और मेरे इस साल के अंदर एक फेयर वैल्यू गेन आया। गेन एक तो फेयर वैल्यू गेन आया 200 रुपये का, PNL में ये जाएगा। दूसरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आया है। भाई प्रॉपर्टी तो मेरे बिजनेस में ही है ना, पहले गेन दे गई, उसके बाद डेप्रीसिएशन दे दी इसने, को मसला। अच्छा, उसके बाद जनाब एक मसला है, वो मसला ये है कि जरा जगह खुली डुली मुझे चाहिए। इंज नहीं, चस नहीं आती, चस समझते, चस चस नहीं आई यार, मज़ा नहीं है यार। है ये पहली एडजस्टमेंट के असरात हैं जो जगह जगह आपको नजर आए। मैं एडजस्टमेंट वाइज ही करूंगा, अच्छा इकट्ठा नहीं कर रहा, यानी दूसरी एडजस्टमेंट अगर डेप्शन आ गई तो मैं उसको अलग कर लूंगा ताकि आपको अलग अलग समझ आए। ये जनाब मेरी एडजस्टमेंट नंबर 1 का PNL में इफेक्ट आ गया। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2019 मेरा ईयर एंड था। इसके अंदर बड़े ही इत्मीनान के साथ मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और मैं वहाँ से उठाकर ले गया 1137, वर्किंग का रेफरेंस दे देना, और बस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई है मेरे पास? ईयर के स्टार्ट में ज़रूर थी, पर मैं वो 18 के साल के एंड पे लिखता, पर ये तो 19 है। ठीक है, पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपको, कोई शक कोई शुबा? पक्की गल है, देख लो। ये कितनी उंगलियां हैं? 4 है, 5वां अंगूठा है, वही ना, सोया पड़ा है ना, समझ नहीं आया ना? अच्छा, आपने क्या कहा था? है? आपने क्या कहा था? 4 ही कहा था, सही। आपने क्या सोचा था? कहा तो कुछ नहीं। हाँ, सोचा ही नहीं था। आपने क्या सोचा था? आप तो रोज सुनते हो, आपने क्या सोचा था? 5? जाग जाओ दो में, परली साइड दूर बैठे ने मेरे तो। अच्छा यार, तुम तो सारी बातें याद रखते, थोड़ा खतरनाक बात बंदे हो यार तुम तो। चलो अब ऐसा करो, ये तो मैंने कर दिया, ये आप कर दो। 1 मिनट लगाओ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। रेस्ट समझते हो? ये देखना वापस आएगा तो ये कहेगा मुझे फॉर्म से कॉल आई थी। जैसे ही उठ के गया ना बेचारा मस्कीन, आई उधर से ही होनी मुझे लग रहा है। बड़ा मुश्किल टाइम होता है ये भी, इंतज़ार होता है बंदे, कुछ लोग पास ही नहीं करते फिर इंतज़ार में। जल्दी करो। ये लो यार, एक खुशखबरी और सुना दूं आपको। ये 3 आपका होमवर्क है और ये 4 भी आपका होमवर्क है। उसकी वजह क्या है? ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ पिछले सवाल में।
क्या नहीं? चेक कर लो। एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही पड़ी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही पड़ी रहेगी, लेकिन उस पर ईयर एंड पे लॉस आया। और एक हमने प्रॉपर्टी को बेचा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये दोनों काम करवा चुके, बस ये एडजस्टमेंट करके छुट्टी होने लगी है। अब एकदम फ्रेश हो जाओ। फर्म से कॉल थी या फर्म के लिए थी? बस वही है। जे बेचारा नास के गया, मैंने लग गई समझ। हाँ जी, बस क्लास हम ख़त्म करने लगे, बस ये आखिरी एडजस्टमेंट। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। लेक्चर का पार्ट 2 चल रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो मैं करा देता हूँ, ओके करा देता हूँ। मेरा क्यों आसान ले लिया है मुझे? अच्छा जी, अच्छा भाई ऑनलाइन वालों, आपको तो ऐसी नहीं ना आती। अच्छा भाई, ऑनलाइन वालों के नाम अहम पैगाम। अमेरिकन सुंडी और जंगली जई और दुम्बी सिटी ने हमला कर दिया कपास के काश्तकारों। ओहो, सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? A property in फैसल टाउन being used as a warehouse, मतलब अपने गोदाम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, इसको कहते हैं पीपीई। गोदाम के तौर पे एक बिल्डिंग है, उसमें आपने अपनी इन्वेंट्री जो खरीदी है बेचने के लिए या बनाई है बेचने के लिए, उसको रखा हो, तो वो वेयर हाउस आपके लिए क्या है? पीपीई है ना। तो पीपीई है, बीइंग यूज्ड मतलब इस वक्त प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ओके, कैरीड एट $1 मिलियन ऑन यकम जनवरी 19। अब ये इसकी क्या है जी? ये इसकी बुक वैल्यू है। मैंने बुक वैल्यू कैसे कह लिया? कॉस्ट मॉडल यूज़ करता है पीपीई के लिए, तो फिर ओपनिंग डेट पे ये क्या है? इसकी फिर बुक वैल्यू होगी पीपीई के अंदर, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। अच्छी बात है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात बताई थी, याद है? कि कॉस्ट मॉडल हो ना, कॉस्ट मॉडल, तो आप ओरिजिनल लाइफ को ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। याद है आपको? कैसे पता? आपको लेक्चर लेने पे। तो ये मैंने बात की थी, कॉस्ट मॉडल में आप ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें, थोड़ा एंजॉय के बहना यार, अब बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर क्या आता है? सेम। इधर निशान लगा लो ऐसे करके, ये तुम्हारे बैठना इधर ही है, इधर निशान लगा लो ऐसे करके, क्रॉस लगा लो, इधर दूर ना बैठा करो। अच्छा जी, याद आया कुछ? चलो, मैंने कहा ऐसी तरह जरूरत पड़ जाए तो पता तो होना चाहिए ना। अच्छा जी, अब एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू 1 मिलियन है। अच्छा, ये परेशान नहीं होना, ये मेरी पक्की रूटीन है, मैं रोज सोच के आता हूँ मैं ये भी करा दूंगा वो भी करा दूंगा, तो भाई फेर दूंगा। लेकिन मैंने आपको पहले दिन कहा था, मेरी क्लास की पेस मेरी मर्जी से नहीं चलती है, मेरी क्लास की पेस आप लोगों की मर्जी से चलती है। जितना मुझे लगता है कि आप लोगों को ओवरडोज नहीं होगा वही पढ़ते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पढ़ रहे होते हैं। आपने पीपीई के एमसीक्यूज किए हैं, दुनिया जान के सारी किटों के सवाल उठा के कर लो, जो ना हो वो मुझे बता देना ताकि मैं वो करा दूं। वो चीज़ कवर नहीं होगी इंशाल्लाह, ऐसा होगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। 90% से तो ऊपर हो जाएंगे ना, बाकी जो इक्का दुक्का रह जाएंगे मुझे बता देना। उम्मीद बड़ी है, पर डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि उम्मीद बड़ी है कि हो जाएंगे सारे। तो हम अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना आपको हजम हो, ठीक है। ये थोड़ा ही है कि कोई मतलब स्वाब समझ के बस टाइम पूरा करना है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, नहीं, ये ज़रा डिफरेंट है भाई, ज़रा थोड़ी क्लास की हमारी तरतीब, ठीक है ना। तो कोई नहीं, आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खत्म करेंगे। IS-23 सिर्फ मैं लिखूंगा ज़रूर, क्योंकि मेरी भी जिद है। हाँ, IS-23 का हैंडल आज बना लिया था, मेरी भी जिद है, मैं उसका नाम ज़रूर लिखूंगा कि कल हम ये शुरू करेंगे, और बस, ठीक है। शायद नाम भी लिख दूँ, शायद थोड़ी सी बात भी कर दूँ, नहीं तभी तो खुश खुश हूँ। कल तो यार जूम मीटिंग का प्रेशर ही इतना होता है, 2 दिन हो रही है। इसको संडे पे लेके जाना पड़ेगा उस्ताद। ये ACC वाले जब से आए हैं ना, यखनी निकली होती है उस वक्त। फैसल टाउन इज बीइंग यूज्ड एज पीपी, बल गल्ला काट कर उस्ताद पढ़ा यार, छुट्टी दे सानू। अच्छा भाई अच्छा, ये आपके दिल की बात मैंने अपनी ज़ुबान से बोली है। फैसल टाउन की वेयर हाउस जो है वो यूज़ कर रहे थे हम, पीपी है। यकम जनवरी पे इसकी बुक वैल्यू है, ओपनिंग बुक वैल्यू 1000, और उसकी लाइफ है 10 साल, ठीक है। ऑन 30 जून 19, 6 महीने बाद प्रॉपर्टी वॉज खाली कर दी गई एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। यानी आपने इसको पीपीई की बजाय अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने का सोच लिया, डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो नाउ दिस इज द ट्रांसफ़र, ठीक है। अब ये रुख है ट्रांसफ़र का, ठीक है। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वॉज 1200। अब आगे की बात बाद में करेंगे, अब इस दिन की लड़ाई तो कर लें।
लो जी, अब सेकंड आ गया। अब बेटा जी यहां पर अगर मैं वर्किंग 1 2 3 करके करूँ ना, तो ये मैंने वर्किंग 1 की थी, ये मेरी वर्किंग 2 थी, ठीक है ना, समझ आ रहा है। ये दो वर्किंग्स अलग अलग शक्ल की बनाने की मकसद सिर्फ ये है कि जो पड़ा हुआ है वो वापस ना जाए, और ये नजर भी आ रहा है, यहाँ से गया इधर आया, आगे पीपीई बन गया। पीपीई में जो वर्किंग का पहले दिन का फॉर्मेट था वही आज भी है, वही आखिरी दिन भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है, इसको मैं नहीं बदलूंगा। अच्छा, ऐसे ही सेकंड सिनेरियो के अंदर क्या है जी, वर्किंग 3 जो बनाऊंगा, इसमें पहले ये एसिड क्या पड़ा हुआ है, पीपीई, तो पीपीई वाला फॉर्मेट में बना देता हूँ। ये कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन ये अब देख लो फायदा कितना हो रहा है कि मैंने एक ही तरतीब पर हमेशा इसको रखा। पीपीई है यानी वेयर हाउस है, ठीक है ना, वेयर हाउस में यूं लिख देता हूँ। तो मैंने एक तरतीब पे सिर्फ इसलिए इसको रखा था कि एक दिमाग के अंदर बात बैठ जाए, अच्छा हाँ पीपीई है, देख के नजर आया ये वर्किंग तो उसी की होगी यार। ये सिर्फ ये छोटे छोटे ये चोर रास्ते होते हैं उस्तादों के, फनकारियाँ होती हैं उस्तादों की। एक अच्छा उस्ताद एक अच्छा फनकार होता है ना, जो अच्छी फनकारी लगा ले हैं तो ये बस छोटी छोटी फनकारियाँ होती हैं बेटा। अच्छा, अब यकम जनवरी 2019 पर मेरे पास बुक वैल्यू पड़ी है 1000, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, ठीक है। इस दिन मेरे एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? अच्छा, अब मेरे पास कॉस्ट तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करूं, लेकिन बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे कर सकता हूं। मेरे पास बुक वैल्यू है और रिमेनिंग लाइफ है, तो इसी को यूज कर लेंगे, बात तो एक ही है। दोबारा से वो एग्जांपल बना के दिखाऊं या समझ आती है बात? जरा तेजी में हुई थी बात, आराम से एक बार फिर कर लेते हैं। ये देखो, मिसाल के तौर पर मैंने एक एसेट खरीदा 250 रुपए का, इसकी लाइफ थी 5 साल, तो मैंने डेप्रिशिएट किया इसको 250 बटा 5, यार 300 कर लो, 300 बटा 5, बाकी क्या बचा, राउंड करते रहना, ठीक है। 240 को अब सॉरी 300 बटा 5, बाकी कितना बचा? ये मैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेफिनेशन कर रहा हूँ ना, हर साल कॉस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ लाइफ से, स्ट्रेट लाइन में तो यही होता है ना जी, ठीक है। बुक वैल्यू आ गई, फिर डेप्रीसिएशन तीसरे साल की, स्ट्रेट लाइन मेथड, सेम फॉर्मूला, सेम डेप्रीसिएशन, सेम अमाउंट, बस बहुत हुआ यार। अगर अब मैं इस बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ वाले रूल पे चलूँ तो पहले साल तो कॉस्ट ही है मेरे पास और ओरिजिनल लाइफ ही है, तो ये तो 60 ही आ गया। लेकिन अगले साल में मैं 300 बटा 5 की बजाय 240 बटा, एक साल गुजर गया है तो 240 बटा 4 करूँ तो आंसर क्या है? अच्छा, तीसरे साल में मैं अब 180 बटा 3 करूँ तो क्या है? तो ये हैंस प्रूव्ड y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है जी, हैंस प्रूव्ड कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है? सैम टू सैम। यू नो द मीनिंग ऑफ सैम, सैम टू सैम। अब बच्चों मेरे पास ये हल है, क्योंकि कॉस्ट नहीं है, फिर ओरिजिनल लाइफ ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, तो कोई मसला नहीं, बुक वैल्यू भी है और उसी दिन की रिमेनिंग लाइफ भी है, तो भाई दोनों से आंसर तो सेम ही आना है। तो फिर मैंने जनाब डेप्रीसिएशन की, लेकिन किस दिन ट्रांसफ़र कर रहे हो? तो पहले 30/6/19 पर लाओ, फिर इसको रीवैल्यू भी करो, क्योंकि उधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? फेयर वैल्यू। तो ट्रांसफर इन हो या ट्रांसफर आउट हो, उसको किस पे करना पड़ता है? तो डेप्रीसिएशन करनी है तो जी आपने पकड़ा 1000, इसको डिवाइड किया आपने 10 से, ठीक है, और नहीं ना बेटा, किस दिन रिमेनिंग लाइफ? जी नहीं। एक और एग्जांपल, मैंने एक एसेट खरीदा यकम जनवरी 10 पे, कॉस्ट थी इसकी 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कुछ कर लो, 250, वो पहले भी आ गया, 350, कोई फिगर लेनी है इसमें। ये मैंने एसेट खरीदा, इसकी लाइफ है 10 साल, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकालते हुए 300 बटा, मेरी लाइफ इस सवाल की 10 साल है, 300 बटा नहीं 9 करते हैं, नहीं 31 दिसंबर पे खड़े होकर डेप्रिसिएशन निकाले, 9 करते हैं, नहीं पागल हैं हम, इसको 9 कर लें। ये काम आपने मुझे कहा थोड़ी देर पहले करने। और भाई यकम जनवरी पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 10 है, उस दिन से ऑनवर्ड इसको डेप्रिशिएट करना है। जिंदगी में आज तक ऐसे ही करते आए हैं हम। 6 महीने तो बात की बात है ना, डिवाइडेड बाय 10 करना है या 9.5 करना है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। उसने 9.5 कहा है, भला अब तुम इसको कबूल करोगे? इस बात को निकालो, सोटी कहां है? मैंने कहा था रखी करो यहां पे ऐसी बातों के लिए। मेरी यहां सोटी वापस रखो यार, सीए वाली क्लास वाली, ये नहीं ऐसे गोस्ट ऑफ लेग्स मानेंगे।
भाई समझ आई है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ डेट ना लिखा करो, इसीलिए कहता हूँ डेट ना लिखा करो कि रीवैल्यूएशन के बाद वाली लाइफ निकालते हुए आप कहीं वो डेप्शन के दिन वाली लाइफ में निकालो, रीवैल्यूएशन के दिन निकालते थे, एस्टिमेट चेंज के दिन निकालते थे। इस दिन 1 जनवरी पर आपको ये 1000 रुपया पड़ा हुआ है जिसको आपने लेके चलना है, तो इस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी है? अब आपने पिछले सवाल में क्या किया था भाई मेरे? पिछले सवाल में उसने लाइफ बताई थी आपको 1 जनवरी 19 में 10 साल है, लेकिन आपने उसको, अब ये कॉस्ट किस दिन आपके पास आई है? यहाँ पे 30 जून। तो इस दिन से ऑनवर्ड आपने डेप्शन करना था, तो यहां पर 9.5 बची थी। ये बात समझ आई है? 10 मैनू 10। अब ये 1 साल की डेप्शन है, ठीक है? इसको अब क्या करेंगे? थक गया यार, बस करें। कितनी डेप्शन आ गई जी? 50, 950। अब इस पे ट्रांसफर मार दें इसको। मेरे बच्चों, अगर तो यहां पर हम यूज कर रहे होते ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट मॉडल, तो बस यही वो वैल्यू थी जिसने यहां से निकल के चले जाना था जी। यहां से 950 क्रेडिट होना था और ये 950 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट होना था, और फिर आगे 9.5 साल रिमेनिंग लाइफ पे उसने डेबिट हुए जाना था वहां पे, ठीक है? लेकिन ये तो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो ये जो आगे इसको हमने देना है ना लेजर के अंदर तैयार करके गर्मा गर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसको हमने फेयर वैल्यू पे लाकर तैयार करके देना है। उसने कॉस्ट पे कबूल नहीं करना, बुक वैल्यू पे कबूल नहीं करना। तो पहले क्या करो, एक लैंड खाली छो जो सिखाया हुआ है, और जैसे रीवैल्यूएशन करते हो आज तक वैसे ही करोगे। रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट मतलब जो फेयर वैल्यू है वही रीवैल्यूड अमाउंट होती थी ना, याद है? ये कितनी है सवाल में गिवन होगी। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज, असल में एक ही सवाल था ना, थोड़ा बनाया हुआ ऐसे, ठीक है? 2 में। अच्छा, तो फेयर वैल्यू कितनी है जी? 1200। तो क्या आया जी? 250 का सरप्लस है। ये गेन पीएनएल में नहीं जा सकता, इसको आप सरप्लस का कॉलम ओपन करेंगे, पीएनएल का तो खाली रहना है कॉलम, ठीक है ना? लेकिन चलो मैं बना देता हूँ, आपकी वर्किंग की आपको आदत है ना जरा, तो ये नजर आता रहता है आप, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया जी? 250। अब ये एक सरप्लस क्रिएट हो गया है, ठीक है? अब मुसीबत पता है क्या है? मुसीबत ये है कि इस पीपीई ने तो चला जाना है यहाँ से निकल कर कहाँ पर, यानी मैं अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए तो आपको पता है मैंने क्या बनाना है? लेजर। ज़रा अच्छा लगता है मुझे, ऐसे फ़र्को फ़र्की लगता है ना, फ़र्को फ़र्की करिए, फ़र्को फ़र्की। तो यहाँ पे मैंने बना लिया लेजर, इतना बड़ा लेजर बनाने की लोड़ कोई नहीं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इसने जाना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जीटी बोलो। अब एमटी है, चलो एफटी, चलो ठीक है। अच्छा, ये फेयर वैल्यू मॉडल था ना, इसलिए लेजर बनाया था। एफटी प्रॉपर्टी का नाम लिखा मैंने ताकि आपको याद रहे, फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा था। अब 1200 पीपीई में से क्रेडिट हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट, ठीक है? तो ये किस दिन हुआ? 30 जून 19 पर। कहां से आया ये? कैश पे करके भी ना, पीपीई से। अब यहां पे प्रॉपर्टी जो यहां पे तो कड़ाका निकल गया इसका, ठीक है? यहां पे क्या रह गया? जीरो। क्या रह गया? जीरो। 0900786001 पीपीई कैसे लिखा था? यहां पे कैसे लिखा था? ट्रांसफर ऑफ, चलो ठीक है। ये जनाब सॉरी, ये क्या हो गया जी? ट्रांसफर टू, ट्रांसफर्ड आउट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर आउट कर दिया 30 जून 19 पर, और उसके बाद यहां पे कुछ ना बचा। बुक वैल्यू कितनी रह गई? अब ये तो समझ आ गया ना? अब अगला मसला आता है इस भाइये का। इस भाइये का क्या करें? कैसे? रिटेन अर्निंग फेंक दें? क्यों? पीपी खत्म नहीं ना हुआ, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया, पड़ा है, बिका तो नहीं है। ये सरप्लस 2 ही सूरतों में रिटेन अर्निंग में जा सकता है। ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंटल डेप्शन हो तब उसके बराबर, या फिर एंड पे डिस्पोजल के वक्त। नंबर 1 बात, डिस्पोज तो ये एसेट हुआ नहीं, अभी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया, इसको मैंने डिस्पोजल तो नहीं कहा, तो ट्रांसफर हुआ है, तो इसलिए ये सरप्लस रिटेन अर्निंग में नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन क्या था?
डेप्रिशिएट हो रहा होता ये एसेट तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बराबर ये सरप्लस ट्रांसफर करते रहते हैं, पर उधर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल यूज ही नहीं हो रहा। तो फिर इसका क्या करें? इसको सीट बेल्ट लगा के यहीं पे रख लें। ये इक्विटी के अंदर 250 पे ही नजर आता रहेगा यहां तक के ये प्रॉपर्टी असल में बिक जाए। जिस दिन बिकेगी तो ये सारा 250, ये तो पहले भी एक ऑप्शन था IAS 16 के अंदर कि आप ईयरली बेस पे ट्रांसफर ना करें, एक ही बार डिस्पोजल, ये वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा, PNL के अंदर इक्विटी में नजर आता रहेगा। इस साल, अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, यहां तक कि ये प्रॉपर्टी बिक ना जाए। ठीक है, नजर आएगा, रिवन सरप्लस कॉलम में आएगा, क्योंकि OCI से होके इसने जाना है। अभी एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा, खैर जी, ये तो हो गया जो होना था। अब जो होना था वो तो हो गया है। तो ये पहली एंट्री आपने पास की 30 जून 2000, नहीं पहले तो डेप्रिशिएट करके आप लाए सारा कुछ। 30 जून 2019 पर आपने क्या किया? इस एसेट को पहले किया डेप्रिशिएट, 6 महीने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, कितने से? 50 रुपए से। फिर उसके बाद आपने कहा चल भाई यशी मार और रीवैल्यू हो जा, चल ला बच्चा जुमुरा, रीवैल्यू हो जा। बच्चे जुमुरे ने कहा अच्छा कितनी एक्यूमुलेशन डेबिट करूं? मैंने कहा यार वो मुझे नहीं पता, सॉरी यार, क्योंकि पता नहीं कितनी कॉस्ट थी, ज़बरदस्ती करना तो 50 ही एंट्री कर लो, बुक वैल्यू थी ना। उसके बाद क्या करो, इसी दिन PPE डेबिट करके रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट होगा, और ये वहाँ से निकलकर रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ ये यहाँ से निकलकर चेंज इक्विटी में सरप्लस कॉलम में जाएगा, लेकिन इसकी ट्रांसफर कोई नहीं होगी रिटेन्ड अर्निंग। ये हर साल 250 रुपये क्लोजिंग में पड़ा रहेगा, यही ओपनिंग बनेगा, यही क्लोजिंग बनेगा, यही ओपनिंग। यानी कि आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी में अगर सिर्फ एक ही यही प्रॉपर्टी रिवैल्यू हुई थी तो ये 250 आपका तब तक नजर आता रहना जब तक ये प्रॉपर्टी असल में बिक ना जाए। क्योंकि दो ही सूरतें थी, या प्रॉपर्टी बिक जाती, बिकी है नहीं, या ये कॉस्ट मॉडल पे रखता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको को डेप्सिट करता तो इंक्रीमेंटल डेप्शन की बराबर इसको हम ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, बात समझ आ गई? ऐसे ही है, अब क्या करें, रिवन सरप्लस क्रेडिट कर दिया आपने। ठीक है, और उसके बाद आपने कहा ले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आया, ये फिर गौरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और PPE क्रेडिट कर दिया आपने 1200 से। ठीक है, अब ये आ गया जनाब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पास, ये सारी एंट्रीज आपने की हैं 30 जून 19 पे, कोई मसला? अब ये रेंट पर आए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है, ये प्रॉपर्टी, ये वेयर हाउस, अब इसमें फेयर वैल्यू मॉडल लगना है। तो उसने कहा अब 31 दिसंबर 19 पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड टू 1300, साथ ही उसने लिख भी दिया है ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग इज मेड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ओनली। चलो जान ही छूट गई, आपके लिए लिख दिया है, सिर्फ डिस्पोजल होगा तब ट्रांसफर करेंगे, अभी तो नहीं ना हो रहा है। प्रॉपर्टी डिस्पोज हुई है क्या? डिस्पोजल नहीं है, ट्रांसफर है, डिस्पोजल नहीं है। मतलब डिस्पोजल की जनरल एंट्री करते, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट PPE क्रेडिट थोड़ा ही करते। सही है, अच्छा। तो भाई 30 जून पर ये किस पे आ गया जी? सॉरी 31 दिसंबर पे ये किस पे आ गया जी? कैरी डाउन फेयर वैल्यू लेंगे, वही वाली तरतीब पहले सवाल की तरह से, ताकि चेंज ना हो कहीं, मेरी बस ये कोशिश होती है। ठीक है जी, तो जी आपने प्रॉपर्टी 1300 पे लानी है तो 100 रुपये से आपको ये डेबिट करना पड़ा और PNL को क्रेडिट करना पड़ा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, माना कि ये गेन है, पर लिखने की खास ज़रूरत नहीं है फिलहाल एंट्री के अंदर, हाँ एक्सट्रैक्ट्स के लिए ज़रूरत होती है थोड़ी सी। तो आखिरी एंट्री पड़ी आपकी 31 दिसंबर 19 पर, और इसमें आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट किया और PNL को क्रेडिट कर लिया आपने फेयर वैल्यू गेन से। कितने से जी? 100। ठीक है, लो जी, ये पार्ट 2 की भी एंट्रीज हो गई हैं। कैसा लगा आपको IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? मुश्किल के आसान? मुश्किल लगा है यार, इसमें तो कख भी मुश्किल नहीं है, मेरा सबसे फेवरेट स्टैंडर्ड है। अब PNL के अंदर आए तो 50 की डेप्शन आनी है, ओके, और एंड पे ये 100 का गेन आना है। ये दो चीज़ें PNL के आइटम है। तो एडजस्टमेंट 2 के लिए मैंने लिखा, फिर डेप्रिसिएशन अलग लिखा, हालांकि इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इकट्ठा ही आना चाहिए PNL के अंदर तो, लेकिन चलो ज़रा मैं अलग अलग सिखा रहा हूँ ना बेटा, हैं, तो इसलिए मैं ज़रा अलग अलग एडजस्टमेंट वाइज। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 50 की, और दूसरा फेयर वैल्यू गेन आया ईयर एंड पे कितना? 100 का। तो ये अलग अलग है, ठीक है, वरना फेयर वैल्यू गेन भी दोनों ऐड हो सकते हैं मेरे बच्चों,
बल्कि आपको अगर वो इम्पैक्ट पूछे तो आप दोनों ऐड करके गेन बताओगे, दोनों लॉस एक्सपेंसेस ऐड करके बताओगे, पर मैं ज़रा अलग अलग समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये एडजस्टमेंट 1 का पीपी पड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अक्यूमुलेशन डेबिट हुआ, फिर उसके बाद फिर क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, ठीक है, ख़त्म हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। पीपीई बढ़ा, ओ एक चीज़ आनी है, एक चीज़ आनी है, पीएनएल के साथ ही साथ ओसीआई भी है आज। यानी बेसिकली मैं आज पूरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाई थी पहले दिन आपके साथ। जिन्होंने नई क्लासेस ली उनको लेनी पड़ेंगी ये बातें सीखने के लिए। कम से कम मेरिया क्लासां तो ले लो ना, पीछे जो कीता सी चलो नहीं छड्डो। तो अब ओसीआई भी बन रहा है जी। ओसीआई है तो ये बेसिकली रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज आपको पता है, ये ओसीआई से होकर आता है, ठीक है। तो ओसीआई में आपने लिखा चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस 250, ये भी एडजस्टमेंट 2 का ही हिस्सा है। और उसके बाद अब देखो इधर देखना ज़रा, पीपीई क्रेडिट हुआ, पीपीई डेबिट हुआ, पीपीई फिर क्रेडिट होया, कड़ाका निकल गया, इसका जीरो हो गया है। मैंने बैलेंस शीट के एक्सटेंट्स बनाते हैं, सिर्फ क्लोजिंग दिखना है तो ये जीरो आ रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग देखना है, ये 1300, 100 बढ़ गया, जो कम हुआ जो बढ़ा वो तो सब पहली एंट्री डाल चुका हूँ। तो यहाँ तो आपके नज़र आना है, यहाँ पे नज़र आना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेकंड पार्ट में नज़र आएगा, और कितना 1300। लेकिन जो चीज़ आप भूलेंगे वो चीज़ आपको ये मेरा पठान दोस्त नहीं भूलने देगा। वो क्या है कि इक्विटी के अंदर आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस भी नज़र आ रहा है 250, और ये अगले साल ये नज़र नहीं आएगा पीएनएल के अंदर, एसओसीआई के अंदर, लेकिन ये अगले साल भी आएगा। ये 250 20 में भी आएगा, 250 21 में आएगा, यहाँ तक के आपकी ये प्रॉपर्टी बिक ना जाए। ओके, तो कुछ समझ आई है थोड़ी बहुत? ये भी पार्ट 2 से निकला है। तो ये जनाब अगले दोनों एडजस्टमेंट जो हैं वो मैं चूँकि आपको करा चुका हूँ, तो अब ज़रा आप खुद भी कुछ किया करें, निकम्यों निखटुओ आदतां बुरियां होनी जा रही हैं तुहाड़ियां, ठीक है। खुद भी कुछ काम किया करो। इतनी तस्वीर तो आनी कोई नहीं है मेरे ख्याल से, आप पहले इतनी तस्वीर बनाएं जिन्होंने नोट नहीं किया। नोट किया तो फिर तस्वीर की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है जी, और बाकी जो हैं वो इस तरह से अब तस्वीर बना लें, ये मेरे ख्याल में तो आ जाना चाहिए, आ जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। ठीक है जी, अगले दोनों पार्ट्स कीजिएगा इंशाअल्लाह। हम कल IAS जल्दी से जल्दी तस्वीर बना लो। इंशाअल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। ये पढ़ा हुआ है मुझे भी वही स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए। मज़ा उन्हीं में आता है ना, पता तभी लगता है कि यार हमें नई चीज़ पढ़ के भी समझ आई है कि नहीं है जी। तो कल इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे। मैंने कहा था आपको आज मैं नाम तो लिख के ही जाऊँगा, तो मैंने नाम लिख दिया है, ये कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।